नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज की डेट में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि आपका अगर मजबूत है तो आप मान के चलिए कि आपके ट्रेडेबल प्रॉफिट में आपको बहुत चार चांद लगने वाले हैं। और ये फंडामेंटल एनालिसिस जो पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आज थोड़ा सा आपको ब्रीफ में पढ़ना है। थोड़ा समय लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं समझाऊंगा वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगी और आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम क्या जानते हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ों को आज हम डीपली समझते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि हमारा जो नेचर है, ट्रेडर का जो नेचर है वो क्या होता है कि एक्शन लेता है पेशेंस के साथ और किस तरीके से, नॉलेज के साथ। अच्छा नॉलेज गेन करते हैं और उसके बाद वो पेशेंस के साथ अपना क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं और बिलीव अपने आप में रखते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। ये नहीं कि आज मैंने काम किया और कल बंद हो गया, फिर मैंने 4 दिन बाद मूड बनाया, फिर मेरा काम बंद हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। डिसिप्लिन अपने आप को मेंटेन करके रखना है, ईगो नहीं रखना है, फियरलेस रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लालची नहीं बनना है और हम्बल प्रवृत्ति का रहेंगे तो दूसरा नेचर ऑटोमेटिक डिसेपियर हो जाएगा। जैसे आप हम्बल हैं तो क्रोध आपसे बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रेडर के इंपॉर्टेंट नेचर हैं। तो सारे भाई बहन को ये चीज़ समझना है और इसको आगे अपने आप में बरकरार रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आता है, दो प्रकार के लोग सिस्टम पे निवेश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में अपना अच्छा तजुर्बा उनका रहता है, और कुछ लोग क्या होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को देख करके अपना काम करते हैं। लेकिन कुछ तीसरे जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दोनों को मिक्स कर देते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस पे भी काम करते हैं। बस दोनों में क्या है कि अगर ये दोनों चीज़ें आपको आ जाएं तो आपको किसी भी स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस करने में बड़ा आसानी होगी और आपको मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपसे गलतियां नहीं होंगी, बिल्कुल ना के बराबर होंगी। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हर आदमी चाहता है कि मेरा कोई ना कोई जहां इन्वेस्टमेंट हो मुझे वहां एक अच्छी वैल्यू मिले। और साथ में मैं आपको ये बताता हूं कि आप इन वैल्यू को देखते हैं तो जैसे वैल्यू को मापने के कुछ आप लोगों के एक कारण होंगे। जैसे मैंने कहा ना, पीयर टू पीयर कंपैरिजन। आप क्या करते हैं, जैसे कोई प्लॉट खरीदते हैं या कोई रियल एस्टेट में किसी भी चीज़ को अगर आप परचेस करते हैं तो आप क्या करते हैं कि इस जगह पे देखते हैं, फिर अपनी वैल्यू को देखते हैं कि मेरा जो वैल्यू यहाँ पे खर्च होने वाला है या इन्वेस्ट होने वाला है उसके बराबर में मुझे वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप दूसरी जगह भी जाते हैं, वही फ्लैट आपको वहाँ पर 50 लाख का है, कहीं पे फ्लैट आपको 70 लाख का मिल रहा है। दोनों को फिर आप एरिया को कंपेयर करते हैं, वहाँ की जो एमेनिटीज़ हैं उनको देखते हैं कि यहाँ सुविधाएं किस तरीके की हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल। तो ऐसे करके क्या करते हैं कि साइज़ तो सेम है। मान लेते हैं आपने 2000 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट जो भी अपना तय किया है दायरा, फ्लैट का हो या आपका प्लॉट का हो, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप एरिया के हिसाब से उसकी वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं फंडामेंटल एनालिसिस में आज यही सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वैल्यू को बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छा टर्म आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को बहुत ही इजी भाषा में समझाएं। देखने में तो अभी लगता है पता नहीं कौन सी बला है, लेकिन आप इसे सरल भाषा में समझिए। एक मार्केट का एक जर्नल क्या होता है, रेट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, सेव का एग्जाम्पल मैंने लिया है कि एक एप्पल है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 100। मतलब ये मानते हैं कि जनरली सेव जो होता है वो 100 रुपीज़ का मार्केट में बिकता है। लेकिन अगर कोई यही प्रोडक्ट अपने मार्केट रेट से या अपने जर्नल रेट से 50 रुपए एक्स्ट्रा में बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट में सेव की इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपकी है वो मात्र 100 रुपए है। लेकिन अगर ये ऊपर बिक रहा है तो 50 रुपए अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ये ऊपर बिक रहा है। कभी कभार ऐसा भी आप लोग देखते हैं कि यही सेव मार्केट में 70 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। तो आपने सोचा कि जनरली मार्केट में 100 रुपए के हिसाब से रहता है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 100 रुपए है, लेकिन ये इस समय मार्केट में क्या कर रहा है, 30 रुपए कम में बिक रहा है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खपत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सही मौका होता है। टमाटर होते हैं, आलू होते हैं, इन सब के रेट क्या होते हैं, जब अपने बिल्कुल सीमा पे रहते हैं तो आप कहते हैं कि ये एक सही रेट है। लेकिन उससे ऊपर हो जाता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना ऊपर बिक रहा है मार्केट में या कितना नीचे बिक रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से आप जस्टिफाई करते हैं। तो यही मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जो आपका सेव है उसकी मार्केट में प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ है। ऊपर अगर वो बिकता है जितना भी 50 रुपये यदि ऊपर बिक रहा है तो मान लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू से जो एक फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू से मार्केट में कितना महंगा है, 50 रुपये का महंगा है। ठीक है, और यही अगर नीचे बिक रहा है कितना, 30 रुपये, मान लीजिए 70 रुपये का रेट चल रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना कम है ये,
₹30 कम में बिक रहा है। तो ये बड़ा एक इजी तरीके से इसका एग्जाम्पल है। इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू, जो मतलब कहते हैं सही रेट, सही रेट। ओके, आगे चलते हैं। मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप का मीन्स होता है कि मार्केट में जो कंपनी है उसकी टोटल पूंजी कितनी है। अगर हम उस कंपनी को खरीदना चाहें तो कुल पूंजी जिससे आप कंपनी को खरीद सकते हैं, मीन्स कोई भी कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है वो आपका मार्केट कैप कहलाता है। और छोटी कंपनियां जो होती हैं उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आप छोटी कंपनियों के शेयर परचेस करते हैं या बाय करते हैं तो वहाँ क्या होता है, थोड़ा रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनियों का शेयर खरीदते हैं तो वहाँ रिस्क कम रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ बिल्कुल देख रहे हैं कि उनकी मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, वो काफ़ी दिनों से है, एक ब्रांड बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या है कि जितने भी आप उनके शेयर खरीदते हैं ब्रांड्स के, तो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, मार्केट में उसे खरीदार तुरंत, बायर तुरंत, सेलर तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी के जस्ट अपोजिट जाएं, कोई नई कंपनी आई हुई है तो मार्केट में उसके क्या होते हैं, बायर और सेलर थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। या पैनी स्टॉक जो होते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इस पे बहुत लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है। तो छोटी कंपनियों में क्या होता है, थोड़ा रिस्क लोगों को लगता है। बड़ी कंपनी में कॉन्फिडेंस के साथ वो क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं, सेल करते हैं। ओके, इसके बाद मैं देखता हूं कि यहाँ पर मैंने एसबीआई का दिखाया है, एक रिलायंस का दिखाया है। तो ये चीज़ जो मैंने निकाली हुई है ये ऑलरेडी क्या है कि एक आप जब एप्पल उसका क्या बोलते हैं एंजल वन का अपना चलाते हैं, ब्रोकर हाउस जो यूज़ कर रहे हैं या जो भी अपना यूज़ कर रहे हैं, तो किसी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं कहीं से छांट के नहीं लाया हूँ। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे पी रेशियो लिखा हुआ है, कहीं पर पी रेशियो रिलायंस का देखिए कितना है, 23.13 है। पी रेशियो यहाँ पर क्या है कि 9.41 है। तो मेरे समझाने का मतलब है कि जो पी रेशियो होता है इससे हम क्या समझते हैं, ये क्या बला है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू लिखा हुआ है, कहीं पर आपका पी जी रेशियो लिखा हुआ है, आर ओ ई रेशियो लिखा हुआ है, आर ओ ए लेटेस्ट लिखा हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, शेयर मार्केट में आपको फंडामेंटल एनालिसिस में सारी चीज़ों को देखना होता है जिससे आप स्टॉक को बहुत अच्छे से पहचान कर पाएँ। नीचे देखिएगा इसमें लिखा हुआ शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब 5.43% प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स ने अपने जो कंपनी है उसके शेयरों को उसने खरीद रखा है, खुद ही खरीद रखा है। और FIIs जो आपके हैं 10.26% उनका हिस्सेदारी है इनकी कंपनी में। किस में? मैं SBI का दिखा रहा हूँ। 12.34% म्यूचुअल फंड्स कंपनीज ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है। और 10.51% इंश्योरेंस कंपनीज ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है। ऐसे ही अदर हैं 2.11 और 7.35 नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो लोग हैं वो लगा रखे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर भी 50.13% प्रमोटर्स, मतलब जो मालिक है इनके, उन्होंने खुद अपने शेयर को परचेस कर रखा है। 19.15% FIIs जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने पैसा लगा रखा है। म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने पैसा लगा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी ने। तो शेयर होल्डिंग अगर मालिक की ज़्यादा है, शेयर होल्डिंग मालिक की बढ़ते हुए क्रम में होती जा रही है, तो हम मानते हैं कि उस कंपनी का नेचर अच्छा है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, उसके हम स्टॉक खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। क्योंकि मालिक खुद अपने स्टॉक को क्या कर रहा है, कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बढ़िया है। अगर यही मालिक क्या करता है, अपनी कंपनी के स्टॉक को बार बार बेचता जाता है, तो हमें लगता है कि मालिक ही अपने शेयर्स को रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ लोचा है। और ये क्वार्टरली बेसिस पे हम इसे चेक कर सकते हैं। और ये चेक करने के लिए screeners.in करके आपका वेबसाइट है, उस पर जाइए और जा करके प्रत्येक कंपनी के स्टॉक के बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद में फिर एक टॉपिक आएगा, इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे आपके आएंगे, तो जिससे आप फंडामेंटल एनालिसिस को जज करके एक टॉपिक बेहतरीन स्टॉक्स को क्या कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पी रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या होता है पी रेशियो? तो देखिएगा, एक तो ऑटोमेटिक आजकल निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ निकला हुआ है। मैंने कहा ना कि आप screeners.in में जाइए और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वेबसाइट्स बहुत अच्छी अच्छी हैं जो सारी क्या करती हैं कि सारा कैलकुलेशन आपको रेडी टू मूव रख देती हैं। तो आपको इतना समय नहीं रहता है जब आप स्टॉक को परचेस करते हो या शेयर मार्केट में अपना इन्वॉल्व होते हो, तो आपको क्या करना है कि इन सब वेबसाइट्स को आप नाम लिख लीजिए और इनको यूज करके इनको वेरीफाई करते रहिए, आराम से चेक करते रहिए किसी भी स्टॉक के बारे में। तो पी रेशियो देखिए क्या होता है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग
ये रेशियो निकालना होता है। तो करना क्या है, जो इस समय करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है उसमें अर्निंग ईपीएस जो आपका होता है उससे उसको भाग दे दीजिए। तो लगभग आपका जो पी रेशियो निकल के आएगा वही 10 के आसपास निकल के आता है। तो बहुत अच्छा मानता, मतलब 10 और 20 का पी रेशियो ठीक माना जा रहा है। अभी मैं वही आपको दिखाया था। तो यहाँ पर क्या है कि किस काम आता है इसको, मतलब कितना रुपए लगाने पर कितना रुपए मिलेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे पी रेशियो 15 निकल के आया, तो मानते हैं कि एसबीआई का पी रेशियो कितना है, मान लीजिए 15 है। तो हम ये मान लेंगे कि अगर 15 रुपए लगाएंगे तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। और किसी का पी रेशियो मान लीजिए 28 है, देखिए बैक आके देखते हैं जरा इसको, ये देखिए पी रेशियो 23 है, रिलायंस का पी रेशियो 23 है। तो ये मानते हैं कि 23 रुपए जब हम खर्च करेंगे तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं एसबीआई के बारे में, तो इसका पी रेशियो कितना है, 9.41 है। इसका मतलब है मात्र 9 साढ़े 9 रुपए खर्च करेंगे तो हमको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आप खुद समझदार हो कि ज़्यादा पैसा लगा करके भी प्रॉफिट 1 रुपए होने वाला है और कम पैसा लगा के भी प्रॉफिट 1 रुपए होने वाला है। तो आप इन दोनों में से कौन सा खरीदने के लिए इच्छुक होंगे। देखिए ये भी कोई कंपनी बेकार नहीं है, टॉप कंपनियां हैं, ये भी अपनी टॉप कंपनी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा पैसा है, हमें कम पैसे लगाने हैं और ज़्यादा उसका आउटपुट चाहिए। तो मुझे 9 रुपए लगा करके 9.5 रुपए, लगभग 9.5 रुपए लगा करके मुझे क्या मिल रहा है, ऑलरेडी 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं 23 रुपए लगा करके 1 रुपए का प्रॉफिट क्यों लूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, बहुत चीज़ों को समझना है। तो आज के बाद पी रेशियो के बारे में ध्यान देना है। जिस स्टॉक का पी रेशियो कम है इसका मतलब हमें उसे बाय कर लेना है, और जिसका पी रेशियो ज़्यादा है उसके लिए थोड़ा सा रुकना है, उसको अपने सिस्टम में थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, तब आप उसको लीजिएगा। इसका मतलब यही है कि साफ साफ आपको क्या है, चीज़ों को समझने से आपको स्टॉक को बाय करने में आसानी मिलती है और आप बड़े अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आता है प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो इसको बोलते हैं। मीन्स ये है कि जो कंपनियों में आपने पैसा लगाया है, अगर वो कंपनी किसी कारणवश बंद हो जाए या आज दिवालिया घोषित हो जाए या कुछ भी हो जाता है, अगर कंपनी को क्लोज होना पड़ रहा है, ऐसे अवस्थाएं होती नहीं हैं, लेकिन अगर हो रहा है तो आपको ये भी देखना है कि अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो जो मैंने पैसा लगाया है एक शेयर का, तो मुझे उस शेयर के बदले कितना रुपए वापस मिलेगा। कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, बुक वैल्यू का मीन्स ये है कि कंपनी के बंद होने पर आपको एक शेयर के बदले कितने रुपए मिलेंगे, ये ध्यान देना है। तो इसको कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझिएगा। जैसे ये बुक वैल्यू पर निर्भर करता है। एसबीआई का मान लीजिए शेयर 592 रुपये है, एसबीआई का शेयर 592 रुपये है, लेकिन अगर बुक वैल्यू में शो कर रहा है 372, मीन्स कंपनी अगर बंद हो गई तो एसबीआई में जो आपने 552 रुपये के शेयर एक खरीदा था, लेकिन अब आपको वो रेट नहीं मिलेगा। जो बुक वैल्यू कहेगी वही एग्जैक्ट रेट मिलने वाला है, 372 रुपये आपको ही मिलेंगे। मतलब आपका कंपनी बंद हुई तो आपको 592 की जगह मात्र 372 रुपये ही मिलने वाले हैं। यही लिखा है, यदि कंपनी आज बंद हो जाती है तो एक शेयर के बदले जो 592 है आपको मात्र कितना, 372 रुपये ही मिलेंगे। ये आपको ध्यान रहना है। ये बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। पीवी रेशियो क्या है, जो प्राइस है प्रेजेंट में उसमें बुक वैल्यू का भाग दे दीजिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, कैसे पहचानेंगे कि पीवी रेशियो कितना होना चाहिए। मैंने कहा ना, 1 हो, 1.5 हो, मैक्सिमम 2 हो। उससे ज़्यादा अगर पीवी रेशियो है तो आप क्या करिए, उस शेयर को मत खरीदिए। ठीक है, जैसे 592 डिवाइडेड बाई 375, 73 या 72 जो भी है, तो आपका निकल के है 1.5। मीन्स ये ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। क्योंकि पीवी रेशियो 1 हो तो बहुत अच्छा है, 0 ना हो, 1 हो तो बहुत अच्छा है, 1.5 है वो भी बढ़िया है, और 2 तक जाता है तो भी बहुत बढ़िया है। तो जिस कंपनी का पीवी रेशियो क्या है, ऑलरेडी ये स्टेज पे आता है, इस स्टेज पे आता है, तो ऑलरेडी आप इसे क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ये आपके लिए एक बेटर पार्ट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे फंडे हैं ये, फंडामेंटल के, आपको लॉस होने से बचाएंगे ही बचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में। जितना पीवी रेशियो कम होता है उतना ही अच्छा होता है। क्यों, पीवी रेशियो 1 या 2 ही अच्छा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया, जैसे रिलायंस के बारे में मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया, वहाँ एसबीआई का था। रिलायंस का मान लीजिए करंट का रेट ये चल रहा है, ठीक है, और उसका बुक वैल्यू ये है, ठीक है, ये बुक वैल्यू है 1057 रुपये। हमने इससे डिवाइड किया, 2.22 इसका क्या आया, बुक वैल्यू आया। तो थोड़ा सा यहाँ पर रुकना है, जिसका 2 से नीचे है आप उसको बाय करिए, मजा आएगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्राइस बुक वैल्यू आपकी
1 या 1.5 या मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डेप्ट रेशियो। मतलब क्या है, डेप्ट मीन्स कर्जा, कर्जे का रेशियो क्या होना चाहिए। अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, कंपनी अच्छी है, सिंपल सी बात है। कर्जा ज़्यादा है तो फिर कंपनी थोड़ा सा बुरी है। लेकिन अगर कर्जा भी बढ़ रहा है और उसकी संपत्ति भी बढ़ रही है तो हम ये मानेंगे कि कंपनी सही है। कर्जा बढ़ रहा है, संपत्ति घट रही है या वहीं पे स्थिर है तो मतलब गड़बड़ है। ये तो जनरली, क्योंकि इसको बहुत लोड लेके नहीं पढ़ना है शेयर मार्केट को, ये बहुत ही आसान है, आपकी दिनचर्या से सम्मिलित है चीज़ें ये। और कहीं कोई टफ कंपटीशन यहाँ नहीं रहता है। बशर्ते क्या है कि आप टफ तरीके से इसे अगर पढ़ते हो तो आपको क्या होता है कि वो पढ़ाने का एक स्टाइल हो सकता है। मैंने इजी वे में बताया कि भाई आप क्या सोचते हो, आपके पास अगर कंपनी में कर्जा कम है तो आपकी अच्छी कंपनी है, और कंपनी अगर कर्जा बढ़ भी रहा है लेकिन अगर साथ साथ में आपकी संपत्ति का भी ग्रोथ हो रहा है तो कंपनी आपका बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। डेप्थ मीन्स क्या है, कंपनी जिससे उधार लेती है, कंपनी का उधार का होना। मतलब इक्विटी होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के मालिक को इक्विटी होल्डर कहते हैं या प्रमोटर्स कहते हैं। अभी मैंने आपको आगे भी बताऊंगा, पहले बता भी चुका हूं कि प्रमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, या फिर कह लीजिए कि इक्विटी होल्डर कंपनी के मालिक को ही कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है कि यदि डेप्ट टू इक्विटी 1.5 है तो इसका मतलब क्या है समझना है। मतलब आपका 1 रुपया है, कंपनी की टोटल पूंजी 1 रुपया है और कर्जा 1.5 रुपया है। वो एक स्टाइल में बोला गया था कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो वही कंडीशन यहाँ पे बन रही है। तो इस कंपनी से थोड़ा सा दूरी बनाना है, ठीक है। क्योंकि कंपनी के पास 1 रुपये की टोटल कैपिटल है, मार्केट कैप है, और 1.5 रुपया मतलब 0.5 एक्स्ट्रा क्या है, ऑलरेडी इसमें क्या है, कर्ज है। और सेम इसी का जस्ट उल्टा कर दें, अगर कर्जा कम है मतलब 0.50 है और कंपनी की मार्केट वैल्यू 1 रुपये है तो लगभग क्या है कि ये कंपनी मुझे ठीक लग रही है कि कंपनी ने 1 रुपये की, अगर उसके पास में क्या है, मार्केट कैपिटल है और मात्र कर्जा उससे आधे का है तो ये कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो बेस्ड डेप्ट रेशियो इक्विटी मतलब कह सकते हैं कि जितना कम आपके पास कर्जा है उतना अच्छी वाली कंपनी मानी जाएगी। तो ये भी एक फंडामेंटल एनालिसिस में आपको चेक करना है कि मार्केट का जो कंपनी का मार्केट कैप है उसमें डेप्ट रेशियो क्या है। डेप्ट रेशियो से आराम से इजीली पता चल जाता है कि कंपनी का क्या एग्जैक्ट में वैल्यू है और कर्जा कितना है। तो ज़्यादा कर्जे वाली कंपनी के पास आपको शेयर क्या नहीं करना, बाय नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रमोटर्स या होल्डिंग क्या होते हैं। तो प्रमोटर जो होते हैं उनके बारे में जरा समझिए। कुछ क्या होते हैं, एक तो मालिक ने खरीदा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रमोटर होल्डिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशन आपकी कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हैं तो क्या करना है, आपकी कंपनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है आपके सारे फंडामेंटल एनालिसिस को चेक करके ही पैसा लगाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग जिनको लगाना था वो लगा रहे हैं। आपको बस इतना देखना है भाई बहन जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी में या जिस कंपनी का आप शेयर परचेस करने जा रहे हो उसमें अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12-15%, 20% तक का इन्वेस्टमेंट उनका हो रहा है उस कंपनी में तो कंपनी अच्छी है। साथ ही साथ में रिटेलर्स जितने भी हैं या अदर्स जैसे हम जैसे लोग जो छोटे छोटे शेयर खरीदते हैं, तो अगर हम जैसे लोग भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मेजर पार्ट क्या देखना है कि मालिक का कितना ज़्यादा हिस्सा उस कंपनी में है। अगर प्रमोटर है, या मैंने कहा ना जो मालिक है, इक्विटी होल्डर है, जो प्रमोटर है, अगर उस प्रमोटर ने पैसा लगा रखा है लगभग जैसे मान लीजिए 50% से अबव लगा रखा है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि कंपनी का जो मालिक है अपने शेयर को होल्ड करने में इच्छा जता रहा है। कंपनी के अंदर अगर उसको लगता है कि मेरी कंपनी ग्रोथ कर रही है तभी वो अपने शेयर्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा। अगर किसी ने शेयर बेचे तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको ग्रैब कर लेगा, तुरंत उसको अपने तरफ ले लेगा। इसका मतलब मालिक इच्छुक है अपनी कंपनी में काम करने के लिए, तभी वो अपने शेयर्स को रोक रहा है, बेच नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या है, प्रमोटर होल्डिंग होना ज़्यादा जरूरी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर पैसा लगाते हैं तो भी आप मान सकते हैं कंपनी बेस्ट है। इसके बाद में म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, उन्होंने क्या किया, अगर आपके कंपनी में पैसा लगा रखा है इसका मतलब आपकी कंपनी बेस्ट है, चल रही है, मज़ेदार होने वाला है कुछ, ठीक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन DIIs जितने भी होते हैं, देखिए मैंने कहा ना फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी पैसा लगा रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी पैसा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी में बहुत बड़ा एक धमाका होने वाला है और ये कंपनी के आप शेयर को बड़े आसानी से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए स्टॉक सिलेक्शन क्या है। सबसे पहले बात है कि मैं बहुत सारा इस पे अभी जिक्र करूंगा आने वाले कुछ वीडियोस में कि स्टॉक कौन सा खरीदें। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, कोल इंडिया का एक एग्जांपल है। कोल इंडिया आज से कई साल पहले अपना IPO लेके आई थी, इनिशियल पब्लिक ऑफर, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जिस समय उसका रेट था 300-400 रुपए का रेट था, आज आप जाके देखिए कोल इंडिया को तो लगभग मुझे लगता है उससे भी कम का रेट रह गया है। तो लोगों ने
क्या किया, कोल इंडिया पे इन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन उसका फ्यूचर नहीं था, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक नहीं था वो। मीन्स क्या है, उस समय कोल इंडिया में जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका भी क्या हुआ, कोल इंडिया में पैसा उतना बढ़ नहीं पाया, मुझे लगता है उससे भी कम हो गया। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर बिजनेस देखना है कि मार्केट का जो फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जैसे आज के समय में एआई का कॉन्सेप्ट आ गया, अगर ऐसी जगह पे आप या इन स्टॉक्स में अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो शायद इसका फ्यूचर है। जैसे आप देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है, तो जो जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर आप उस पर जाते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन आप पुराने में, सिंपल एक एग्जांपल, आज अगर आप पीसीओ लगाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होना, क्योंकि चेंज हो गया ना माहौल पूरा का पूरा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से आपको देखना है कि जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट की संस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट की संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, इससे नहीं मतलब, उसका फ्यूचर क्या है, आने वाले समय उस पर जनरेशन उस पर क्या होगी, डिफेंड होगी कि नहीं होगी, ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को चेक कर लीजिए जिसका आप स्टॉक खरीदने जा रहे हो। नेक्स्ट, नीड क्या है मार्केट में, वाकई में इसकी नीड है मार्केट को कि नहीं है। अगर वो नीड नहीं होगी तो मार्केट से वो खत्म हो जाने वाला है, इसलिए उसकी नीड को भी देख लीजिए। उसका फ्यूचर क्या है, क्या मार्केट उस फ्यूचर को, ये जिसे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ये सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जनरेशन से संबंधित अगर कोई स्टॉक है तो ऑलरेडी उस पर आप क्या कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, बहुत अच्छा हो सकता है। ये मेरी टिप्स नहीं है। मोनोपोली होनी चाहिए। आप जानते हैं रेलवे है, कोई क्या प्राइवेट सेक्टर वाले रेलवे में आ सकते हैं, अभी तो नहीं आए हैं फिलहाल के लिए, तो आप उसमें जा सकते हैं। जिन जिन चीज़ों में मोनोपोली संबंधित स्टॉक हैं, मतलब वो स्टॉक कोई दूसरा नहीं आपका कंपटीटर मार्केट में आ सकता है, तो ऐसे स्टॉक्स पे अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो स्टॉक का मोनोपोली होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन क्या है मार्केट में, देखिए क्या है कंपटीशन में, क्या होता है कि आपको ये देखना है कि मार्केट कैप क्या है। अगर आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल सुना हो कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, रीजन जानते हैं क्या है। एक दौर था कि आपके पास में कई सारे नेटवर्क थे सिम कार्ड से संबंधित, आप देखेंगे टाटा डोकोमो था, यूनिनार था, एयरसेल था, एयरटेल हो गया आपका, इसके बाद आपका कई और आए थे, ठीक है, आइडिया, वोडाफोन एक्सेट्रा। लेकिन जिस समय जियो आया तो उस वक्त उसने एक ऐसी स्कीम को सेट किया, क्योंकि वो क्या था, मार्केट कैपिटल उसके पास बहुत ज़्यादा थी। तो जब वो मार्केट कैपिटल में उतरा तो लोगों को ये यकीन ही नहीं था कि इनको सबको ये ख़त्म कर देगा। लेकिन ख़त्म करने के पीछे क्या रहा, क्योंकि वो कंपटीशन में निकला, पूरी एक तैयारी के साथ आया, और आने के बाद में क्या किया, उसने मार्केट में इन सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। किस तरीके से, अपनी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी और स्कीम्स के साथ में। तो ऐसे में मैंने ये चीज़ आपको बताई कि मार्केट में कंपटीशन तो है, ओके, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ मार्केट कैपिटल और उसकी क्या होती है रणनीति, अगर ये बेटर है तो क्या करेगा, वो छोटी मछलियों को खा जाएगा। तो ऐसे में देखना है कि जिस शख्स के साथ हम जिस इसका स्टॉक यूज करने जा रहे हैं अपने फ्यूचर के पर्पज से, वो कितना हैवी मछली है, और दूसरी चीज उसका कंपटीशन किस किस लेवल के लोगों से है। अगर कंपटीटर थोड़ा लेवल पे छोटे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये आपका स्टॉक आपको फ्यूचर में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है स्टॉक को लेने से पहले कि उसका बिजनेस क्या है, मार्केट में नीड क्या है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक ये है या नहीं, ठीक है, इसकी मोनोपोली है, ठीक है ना, साथ में कंपटीशन, इसका कंपटीटर कौन कौन मार्केट में हैं। अगर ये सब चीज़ों को आप क्या करते हो, याद करके स्टॉक का सिलेक्शन करते हो तो आप जीत जाओगे। ठीक है, तो आज मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में एक ब्रीफ में चीज़ें आपको बताई, और यही चीज़ आपको क्या करना है, देखना है। दो चीज़ मैंने मेनली आपको बताई हैं, जिसमें सबसे पहले बताया कि पी रेशियो चेक कर लीजिए, कितना होना चाहिए पी रेशियो, 20 से कम होना चाहिए, 15 या 10 हो, कम हो तो और अच्छा है। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि जो चीज़ हम खरीदेंगे, जो भी चीज़ खरीदते हैं उससे हमको रिटर्न कितना मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा हमने देखा पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब ये बताया कि मार्केट में अगर कंपनी को किसी तरीके से लॉस हो जाए या कंपनी बंद होने के कगार पे हो जाए, तो जो आपने स्टॉक खरीदे हैं उस स्टॉक के बदले आपको कितना रुपया मात्र मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल के तरीके से मैंने बताया कि पूरा रुपया तो कंपनी नहीं दे पाएगी, लेकिन एक बुक वैल्यू होती है, कंपनी क्या करेगी, बुक वैल्यू के हिसाब से आपको रिटर्न करती है। तीसरा मैंने आपको बताया कि आपके शेयर पे जिन जिन लोगों का स्थान है, मतलब FII, DII, म्यूचुअल फंड कंपनीज या जितने भी अदर छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, अगर ये सारे लोगों का वहाँ पे होल्डिंग है, और साथ ही साथ जो आपका प्रमोटर है, इक्विटी होल्डर है, जो आपका ऑनर है, मालिक है कंपनी का, उसने भी 50% से अबव अपनी क्या कर रखी है,
होल्डिंग ले रखी है तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, अच्छी कंपनियों में गिने जाएंगे और उससे क्या है आप स्टॉक को बड़े आसानी से ले सकते हो। और उनसे संबंधित ये चीज़ें हैं कि सिलेक्शन करने में कुछ ये 2 4 5 चीज़ें जो लिखी हैं इनको भी आप देखो, जिससे आपको बड़ी आसानी होगी। थैंक यू, नमस्कार।